हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका आज का सेट नंबर जो हो जाएगा आपका 8 होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 1 to 18 क्वेश्चन जो है आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन मिलेगा, जिसको हम ऑप्शन वाइज भी करेंगे। और जो है यहाँ पे जो फर्स्ट 18 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर का, हम उसको रेंडमली आंसर बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भू नीर पोर्टल, ध्यान दीजिएगा क्या है कि भू नीर पोर्टल किस परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण जलापूर्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी घरेलू उपयोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी उद्योग बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजनाओं के लिए, एवं ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उद्योग बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजनाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि फांसी द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए 406, ऑप्शन नंबर बी 405, ऑप्शन नंबर सी 305, ऑप्शन नंबर डी 306। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 305 लैब जो है आपका लैब टेस्टिंग के लिए फांसी के द्वारा जो है मार्केट में जो है आपका है। और किसके लिए? तो खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से ऑटोमोटिव मिशन प्लान क्या है? निम्न में से ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 किस प्रकार की पहल है? तो ऑप्शन नंबर ए कंपनियों के व्यक्तिगत पहल के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शैक्षणिक संस्थाओं की पहल के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उद्योग प्रधान पहल के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सरकारी पूर्णतः संचालित पहल के लिए। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका उद्योग प्रधान पहल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि चर्चा में रहे मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और अनुसंधान के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका रणनीतिक रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बुनियादी ढांचा के लिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सामरिक महत्व के लिए। तो सुदर्शन चक्र जो है आपका किसके लिए है? तो राजनीतिक रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न योजनाओं का उसके उद्देश्य से सही मिलान कीजिए। तो देखिए ये सही मिलान करने वाला है। पूरा क्वेश्चन को हम स्क्रीन पे लेकर के आ जाते हैं। ओके, आ गया। हाँ, ए टू जेड आ गया। इसमें देखिए फर्स्ट है कि पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो पीएम कुसुम योजना जो है आपका कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है। तो ए का 1 हो जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसके लिए है? तो 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाना। तो बी का जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सौर पार का महत्व क्या है? तो बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सौर पार का सी का 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, ए का जो है 2 है। आज राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम क्या है कि बिजली उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस को प्रोत्साहन करना। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो 2 3 4 1 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में है वो सही होगा। तो 2 3 4 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही जो है सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है कि सिलेनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो सिलेनेक्स जो होता है आपका न कि भारत और सर्बिया के बीच में नहीं होता है, भारत और मॉरिशस के बीच में नहीं होता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में नहीं होता है। तो सिलेनेक्स एक्सरसाइज जो होता है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी का ट्रायल अगस्त 2025 में भारतीय रेल द्वारा किस नया
भारतीय रेल द्वारा किया गया इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इस मालगाड़ी का नाम ऑप्शन नंबर 1 नामोत्रो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका भार्गवास्त्र है, ऑप्शन नंबर सी आपका रुद्रास है और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका विवेक एक्सप्रेस है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो रुद्रास हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा क्वेश्चन है कि एशिया कप 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है, जो भारत के पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी जो है बिहार, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार में हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो ज्ञान भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है। तो देखिए ये जो है आपका, ये जो इसमें नहीं होगा, ये जो है आपका नहीं होगा। इस मिशन का लक्ष्य जो है आपका अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। तो कथन 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो हो जाता है आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहा है? तो राजकोषीय घाटा जो है आपका 5.8% रहा है। आगे देखेंगे 11 नंबर कि द मैन हु फीड इंडिया पुस्तक जो MS स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, किसके लेखक निम्न में से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ साची, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका प्रियदबा जयकुमार, ऑप्शन नंबर सी निखिल बनर्जी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रियबंदा जयकुमार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कि मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चयन करना है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जो है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि इन्हें फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है और उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद को जो है आपका फुटबॉल को जादूगर नहीं, तो मेजर ध्यानचंद जो है आपका हॉकी का जादूगर इनको बोला जाता है, फुटबॉल का नहीं। तो असत्य कथन ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि आदिवानी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो आदिवानी पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आदिवानी पहल जो है आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कि मिस यूनिवर्स 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए रिया विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर बी रूषा विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर सी समीक्षा विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर डी मनिका विश्वकर्मा। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो हो जाएगा आपका मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। और ये जो पूछा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कथन नंबर 1 है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें 25% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। तो ये तो सही हो जाएगा। यह टैरिफ वृद्धि भारत में अमेरिकी निर्यात होने वाले सभी वस्तुओं पर लागू होगा। ये जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो अब कथन नंबर 1 जो सही है, जो केवल सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट 25A का, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट 17A का, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट 25A का, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट 27 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से संबंधित है। देखते हैं कि ज्यूरिख में अपने प्रथम रैंक बरकरार रखी है। कथन नंबर 1 है जो कि ज्यूरिख में जो है अपने प्रथम रैंक बरकरार रखी है, जबकि
जबकि ओस्लो दूसरे और तीसरे स्थान पर है। कथन नंबर 2 है कि दिल्ली सूची में 50 शहरों में शामिल किया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि आपका निम्न निम्न दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनना है। तो इसमें से सही कथन कौन है? तो देखिए इसका सही कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, केवल 1 जो है इसमें सही है कि आपका ज्यूरिख जो है अपने प्रथम रैंक बरकरार रखी है, जबकि ओस्लो दूसरे रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 18 नंबर, कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग ने अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष सहित जो है आपका टोटल सदस्यों की संख्या जो हो जाएगी आपकी 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, कि भारत के अंडमान में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि भारत के अंडमान में है, एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। नारकोंडम भारत से संबंधित अंडमान सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। नारकोंडम द्वीप एक विलुप्त ज्वालामुखी द्वीप है और बैरन द्वीप के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप है। और क्या बोलता है यहाँ से कि यह द्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ नारकोंडम हॉर्नबिल एक पक्षी प्रजाति पाई जाती है जो इस द्वीप की है। अंडमान सागर जहां नारकोंडम द्वीप स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। यह उत्तर पूर्वी हिंद महासागर का हिस्सा है। और यहाँ से देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 572, ध्यान दीजिएगा इसमें कि टोटल 572 द्वीप है, जिसमें से 37 बसे हुए हैं। नारकोंडम द्वीप अपने जो है सामरिक महत्व, समृद्धि, जैव विविधता और जैव जरावा, सेंटलीज जैसे आदिवासी जनजातीय के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, कि दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो देखिए बाढ़ वाले क्षेत्र, गंगा नदी के सटे हुए जितने बाढ़ वाले क्षेत्र आते हैं वो जो है दियारा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है मैक्सिमम टाइम जो है पानी भरा रहता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? तो उसको बाढ़ क्षेत्र के विशेष आकृति बोला जाता है। ये जो है गंगा नदी के किनारे होता है और वैसे क्षेत्र में जो है बाढ़ जो है मैक्सिमम टाइम वहाँ पे बाढ़ ही रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा बाढ़ वहाँ पे सूखता है और थोड़ा सा गर्मी और जाड़ा के मौसम में हल्का वहाँ पे बाढ़ सूखता है, लेकिन वहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले बिहार का सबसे बड़ा जिला जो होता है आपका पश्चिमी चंपारण है, जिसका अगर बात करते हैं तो 5,228 किलोमीटर स्क्वायर होता है। और उसके बाद जो है आपका गया का है कि 4,976 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। उसके बाद करते हैं बात तो पूर्वी चंपारण का 3,968 किलो वर्ग स्क्वायर है। उसके बाद रोहतास का हो जाएगा आपका 3,881 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा आपका गया आ जाएगा, गया के बाद आपका पूर्वी चंपारण आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रोहतास आ जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध पक्षी विहार आपका गया जी में स्थित है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि आपका रोहतास जिला में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जो कि मिलान करने वाला दिया गया है। अबरक सबसे ज़्यादा आपको कहाँ में देखने को मिलता है? तो अबरक जो है आपका गया जी में मिलेगा, गया में मिलेगा। स्वर्ण सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा बिहार में? तो आपका जमुई में स्वर्ण भंडार पाया गया है। डोलोमाइट आपका कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपका रोहतास में मिलेगा। और शीशा की बात करते हैं तो आपका भागलपुर में मिलेगा। तो 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी में जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कि ऑस्ट्रेलिया के
ऑस्ट्रेलिया के कालगोर्ली क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कालगोर्ली क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के कालगोर्ली क्षेत्र जो है आपका स्वर्ण के उत्पादन के लिए फेमस है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोर्गी क्षेत्र सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह बड़े कालगोर्गी जो कि आपका बोल्डर क्षेत्र का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खुले गड्ढे वाला सोने की खानों में से एक सुपर पिट के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खनन जो है आपका 19वीं शताब्दी के अंत से ही होते आ रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण खनन है। आगे देखते हैं कि कालगोर्गी के सोने के उत्पादन की गतिविधियां के कारण खनन केंद्रित बुनियादी ढांचे पर समुदायों का विकास वहां पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कि पवनों की दिशा का वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य कथन चुनना है। तो देखते हैं कथन 1 देखेंगे। ऑप्शन 1 क्या बोला गया है कि प्रचलित पवने व्यापारिक पवने पछुआ और ध्रुवीय पवने के रूप में प्रवाहित होते हैं, जो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं, यही कथन जो है आपका असत्य है कि कोरियोलिस बल जो होता है पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। यहाँ नहीं करता ऑप्शन नहीं है, तो यही जो हो जाएगा आपका असत्य पूछा गया है, जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा कोरियोलिस बल के बारे में जानते हैं कि कोरियोलिस बल जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक प्रत्यक्ष बल है, जो हवा और समुद्री धाराओं जैसी गतिविधि वस्तुओं को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है आपका गतिशील वस्तु के पथ में विक्षेपण होता है, जो अक्षांश के अनुसार बदलता है। यह बल मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवा और समुद्री धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। यह बल जो है मौसम विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवा और समुद्री धाराओं को दिशा को प्रभावित करता है, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं। कोरियोलिस बल अक्षांश के साथ बढ़ता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पे शून्य होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि कोरियोलिस बल जो है आपका अक्षांश के साथ बढ़ता है, ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पे जो है आपका शून्य होता है। आगे अगला पॉइंट देखेंगे कि कोरियोलिस केवल गतिशील वस्तुओं को दिशा को प्रभावित करता है, उसकी गति को नहीं, तथा यह सदैव वस्तु के वेग के लंबवत होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि कोरियोलिस बल जो होता है आपका वस्तु के वेग के लंबवत होता है। कोरियोलिस बल वास्तव में ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन का उच्च अक्षांश पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ध्रुवों के पास गतिशील वस्तु का विक्षेपण अधिकतम हो जाता है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की लंबवत दिशा के कारण भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल जो होता है आपका शून्य होता है। कोरियोलिस बल जो है वायुमंडलीय परिसंचरण, महासागरीय धाराओं और मौसम प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह चक्रवातों की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। कोरियोलिस प्रभाव जड़त्वीय बल का एक उदाहरण है। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि कोरियोलिस बल जो है आपका एक जड़त्वीय बल का उदाहरण है, जो केवल पृथ्वी जैसे घूर्णनशील संदर्भ फ्रेम में देखे जा सकते हैं। कोरियोलिस बल के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। आगे देखेंगे कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 2695 मीटर है, जो कि आपका साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत ऊंचाई पे है। आगे देखेंगे ऊंचा शिखर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपका मिलान करने वाला है। खार्तून जो है आपका किस नदी के किनारे है। तो खार्तून जो हो जाएगा आपका नील नदी के किनारे है, तो आपका 1 का 2 हो जाएगा। ब्रेजालीवे जो है आपका किस नदी के किनारे है। तो आपका जैरे और कांगो नदी के किनारे है, तो देखिए जैरे नदी दिया गया है, हाँ ये हो जाएगा। और रॉटरडैम किस नदी के किनारे है। तो आपका राइन नदी के किनारे है, 4 हो जाएगा। अब पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे है, तो 2, 1, 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 जिसमें होगा वो सही होगा, तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखेंगे कि
ध्यान दीजिएगा कि न्यू कैसल पोर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यूएसए में है, या ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको में है, या ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, या ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कनाडा में है। तो न्यू कैस पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, आपको किस देश में देखने को मिलता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि हिमालयन हिमालयन फ्रंट फॉल्ट अलग करता है। तो देखिए हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो होता है किसको अलग करता है? तो ये जो है आपका शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाता है। एक जो है यहाँ पे आपका इंडो तसोग सचर जोन जो कि आपका ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है। एक जो है आपका मेन सेंटर थ्रस्ट जो कि आपका बृहद हिमालय से लघु हिमालय को अलग करता है। एक जो है आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट जो कि आपका लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 29 नंबर कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत के सीमा बनाता है? तो देखिए स्पेन और फ्रांस के मध्य जो है आपका कौन सा जो है पर्वत हिस्सा बनाता है, पर्वत जो है आपका सीमा बनाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पिरेनीज पर्वत हो जाएगा। फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है जो बिस्केक की खाड़ी से भूमध्य सागर तक फैली हुई है। पिरेनीज पर्वत लगभग जो है आपका 491 किलोमीटर तक फैली हुई है और अपने उबड़ खाबड़ इलाके और महत्वपूर्ण ऊंचाई के लिए जानी जाती है, जिसके सबसे ऊंची चोटी एनेट जो कि आपका 3404 मीटर पर है। पिरेनीज न कि केवल एक भौगोलिक सीमा है बल्कि एक जो है आपका सांस्कृतिक सीमा भी है, जिसमें श्रृंखला के दोनों ओर अलग अलग परंपराओं की भाषा और इतिहास है। एक जो है आपका पहाड़ बाहरी गतिविधियां के लिए लोकप्रिय स्थल है, जिसमें से लंबी पैदल यात्री स्कीइंग और पर्वतारोही शामिल है, जो दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एक जो है आपका पर्वत आपका वॉसजेस पर्वत जो कि आपका फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। एक जो है आपका अल्पास पर्वत जो कि फ्रांस और इटली के मध्य में है। एक जो है आपका जूरा पर्वत जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। वॉसजेस पर्वत जो कि आपका फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। अल्पास पर्वत जो है आपका फ्रांस और इटली के मध्य में है। एक जो है आपका जूरा पर्वत जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया है कि निम्नलिखित हवाओं और क्षेत्र पूछा गया है। तो आयला कहाँ में? फ्रांस में है। निम्नलिखित में कौन सा जो है गलत जोड़ा पूछा गया है? तो देखिए आयला जो है आपका फ्रांस में है जो सही है। बरगस जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका में, ये भी सही है। पैपा गाँव जो कि आपका मैक्सिको में, ये भी सही है। एक जो है नेवाडोस जो कि आपका सूडान में न होकर के कहाँ है? तो इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में है वाले। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कि द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ है? तो देखिए द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन जो हो जाएगा आपका बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 31 का ये हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन जो है आपका 1979 में किया गया था। आयोग की अध्यक्षता जो है बीपी मंडल ने की। यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है। भारत में के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदम की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। एक जो है आपका काका केलकर आयोग जो कि आपका 1953 में स्थापित किया गया था। आयोग का गठन जो है काका केलकर की अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखते हैं, काका केलकर आयोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला था। और दूसरा जो हो जाएगा आपका बीपी मंडल था, जिसका गठन जो है 1979 में किया गया था। काका केलकर का गठन जो है आपका 1953 में किया गया था। एक जो है आपका फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की जो आप था दिसंबर 1953 में किया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिए जाते हैं तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना होगा? तो उसको जो है आपका 10 दिन के भीतर में बताना होता है उसको कौन सदन में रहना है, राज्यसभा में रहना है या लोकसभा में रहना है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेंगे कि देखिए यह जो है आपका संविधान का अनुच्छेद 101 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68 में बात बताता है कि क्या
कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ चुना जा सकता है। आगे बात करते हैं कि सदस्य को भारत सरकार के चुनाव आयोग के सचिव को लिखित में अपने पसंद बताना होगा। इस तरह की जानकारी को 10 दिवसीय विंडो के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। यदि सूचित नहीं किया जाता है तो राज्यसभा में उसकी सीटों की अवधि के अंत तक रिक्त हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है, राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ सकता है और जीतता है तो उच्च सदन में उसकी सीट उस तारीख को स्वतः ही रिक्त हो जाती है जब वह लोकसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है, अगर वो लोकसभा के लिए अगर वह लोकसभा में खड़ा होता है और चुन लिया जाता है, जीत जाता है, तो उसका राज्यसभा का सीट जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यदि व्यक्ति 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है, यदि दोनों में से चुना जाता है, ठीक है, जैसे कि 2 सदस्यीय चुनाव में से चुनाव लड़ सकता है, तो उस परिणाम की घोषणा के 14 दिन के भीतर एक सीट से जो है आपका इस्तीफा देना होगा। यदि परिणाम घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट से इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो उसका दोनों सीट जो है आपका रिक्त हो जाती है। जैसे कि देखिए राहुल गांधी कहाँ से लड़े थे, तो रायबरेली से लड़े थे, और आपको बता दें कि एक वायनाड से लड़े थे। 2 जगह से लड़े थे। लोकसभा जब हो रहा था 2024 में, तो रायबरेली से लड़े थे और जो है आपका वायनाड से लड़े थे। तो दोनों जगह से विनर हुए थे, तो एक जगह से आपका चुने थे। ये जो है आपका 14 दिन के भीतर जो होता है आपका सचिव को बताना होता है। अगर आप नहीं एक जगह से आपको इस्तीफा नहीं दीजिएगा तो आपका स्वतः ही दोनों जगह का सीट समाप्त हो जाता है 14 दिन के अंदर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाई और यूरोपियों के लिए निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और इसे जो है आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है या सुधार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो है निर्वाचित क्षेत्र है। तो कच्छ नहीं है, भीलवाड़ा भी नहीं, कांगड़ा भी नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलना चाह रहा है कि निवारक नजरबंद के आस है। कथन पढ़ेंगे कि वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए व्यक्ति को जेल भेजना। तो यही जो हो जाएगा 35 का आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 नंबर क्या बोलना चाह रहा है। 36 नंबर बोलना चाह रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो हो जाएगा आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आपका अर्ध संघीय सरकार, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण और केंद्र सरकार द्वारा अवशिष्ट शक्ति का प्राधिकरण लिया गया है। अमेरिका के संविधान से आपका फंडामेंटल राइट लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है। निर्वाचक मंडल सरकार का संघीय ढांचा लिया गया है। न्यायिक समीक्षा ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से आपका सरकार का संसदीय रूप, एकल नागरिकता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्पीकर और इसकी भूमिका, चुनाव में पहली बार पोस्ट सिस्टम को पार करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 का। 37 क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये जो हो जाएगा आपका किसके अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 316 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 315 क्या कहता है कि संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यूपीएससी की स्थापना आपकी बात करते हैं तो 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 1926 को ली गई थी और भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 संघ और राज्य के बीच पीएससी के गठन का संबोधन करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक जो है आपका यूपीएससी की स्थापना कब किया गया है? तो यूपीएससी की स्थापना आपका 1 अक्टूबर 1926 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर कि विधानसभा के निर्वाचन, क्वेश्चन नंबर 38 कि विधानसभा के निर्वाचन में एक व्यक्ति अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, तो उसे कुल वैध मतों का अगर 1/6 नहीं मिलता है तो जमानत राशि खो देगा। और वो संसदीय क्षेत्र के लिए जमानत राशि आपका 25,000 रुपया होता है और विधानसभा क्षेत्र के लिए जमानत राशि जो होता है आपका 10,000 रुपया होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे किया गया है, या ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन के सिफारिश पे किया गया है, या ऑप्शन नंबर सी आपका साइमन कमीशन के सिफारिश पे, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है आपका कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर किया गया है। संविधान सभा के अंतर्गत निर्माण हेतु 1946 में चुनाव कराया गया था, जो कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? तो कुल सदस्यों की संख्या बात करते हैं तो 389 था, जिसमें से 292 जो था आपका ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे तथा 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। तो ये ध्यान दीजिएगा कितना थे? तो 93 जो थे आपका देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। कभी कभी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आगे देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था? तो महिला सदस्यों की संख्या आपका 15 है, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य हैं। इनका नाम याद रखिएगा, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें से सदस्यों की संख्या 7 थी। ये A to Z पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधान में 22 भाषा हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो देखिए सदन के दोनों सदनों द्वारा जो है आपका साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो है आपका आर्टिकल नंबर 360 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 243 के डी में। किस में किया गया है? तो 243 डी में पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। यह अनिवार्य करता है कि कुल सीटों का 1/3 संख्या महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें पंचायतों में अध्यक्ष का पद भी शामिल है। महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तर पर लागू होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। यह प्रावधान जो आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है और हाशिए के समूह के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 240 डी के तहत जो है आरक्षण नीति का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और ग्रामीण शासक में महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन की चर्चा करते हैं तो 2.8 लाख होता है, राष्ट्रपति 5 लाख, उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के जज का बात करते हैं तो 2.5
2.5 होता है। वही अगर न्यायाधीश की बात करते हैं तो 2.8 होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2.5 लाख है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख है। उच्च न्यायालय के जज की सैलरी आपका 2.25 लाख होता है। प्रधानमंत्री 1.6 लाख होता है। ये सभी जो है इनका सैलरी आपका दिखाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो कि हिंदी का क्वेश्चन है। आप इसको कीजिएगा कि दिए गए विकल्पों का संधि विच्छेद कीजिए। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गौ जोड़ अक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उस घर से बाहर गया था। इस वाक्य में से में कौन सा कारक है? तो कारक पूछा गया है तो आपका अपादान कारक है। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें। तो निम्न शब्दों में जो कि पंचामृत में कौन सा समास है? तो आपका पंचामृत में जो है आपका द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कि फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द आर्चर मिस द एम बाय द इंच। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इगोइस्ट, जिसके पास ईगो होता है। आगे देखेंगे 48 का जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का आंसर की बात करते हैं तो आपका पूरब की ओर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न में जो है आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जो उपयुक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? मरीज हो जाएगा। मरीज कहाँ के पास जाएगा? तो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? उपचार करेगा, उसके बाद अपना बिल लेगा। तो 4 1 2 3 जिसमें होगा सही होगा 4 1 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, ये जो है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आप बनाइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जो है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं आप 54 नंबर से जो कि आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग जो है आपका सोना धातु के लिए किया गया है। हिरण्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद और बाद के वैदिक ग्रंथों में जो है किया गया है। सोना उस समय का बहुमूल्य धातु था जिसका उपयोग आभूषण बनाने जैसे कि हार या कान की कनबाली और कभी कभी जो है बर्तनों के लिए किया जाता था। देखिए लोहे की खोज जो है आर्यों ने किया था। बाद में वैदिक कालों के ग्रंथों जैसे कि अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण में लोहे के विशेष रूप से आपका कृष्ण या अयस या श्याम अयस जैसे कि काला धातु के रूप में संदर्भित किया जाने लगा, ताकि इसे तांबे या कांस्य जिसे लोहित अयास या लाल धातु कहा जाता था जो अलग किया जा सके। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए लोहा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि लोहा के आविष्कार की अगर बात करते हैं तो आर्यों के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए रंगपुर कहाँ में है? तो आपका गुजरात में है, सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। 4 1 राखी गढ़ी की बात करते हैं तो आपका हरियाणा में है, 2 हो जाएगा। मोहनजोदारो की बात करते हैं तो सिंध में है। तो 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 56 नंबर जो है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल का खुदाई किसने कराया था? तो देखिए डॉक्टर स्पूनर के द्वारा करवाया गया है, या कनिंघम के द्वारा किया गया है, या मार्शल के द्वारा किया गया है, या आर.एस. बिस्ट के द्वारा करवाया गया है। तो देखिए ये जो है आपका करवाया गया है किसके द्वारा? तो डॉक्टर स्पूनर के द्वारा करवाया गया है। डॉक्टर स्पूनर क्या बोलता है कि कुम्हरार में मौर्यकालीन 80 स्तंभों वाले सभा भवन जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के महल का हिस्सा माना जाता है के अवशेष को पहली बार 1912 से 1915 के बीच अमेरिकी पुरातात्विकवेद डेविड ब्रेनार्ड स्पूनर द्वारा खुदाई से प्रकाश में लाया गया था। कनिंघम कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने सारनाथ और सांची सहित कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों की खुदाई की है। एक यहाँ पे आपका जॉन मार्शल दिया गया है। सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक थे। वे मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदारो में सिंध घाटी सभ्यता की खोज की और खुदाई के लिए जाने जाते हैं। एक जो यहाँ पे आर.एस. बिस्ट दिए गए हैं।
आर.एस. बिष्ट एक भारतीय पुरातात्विक वेद हैं और जो धौलावीरा और बनवाली में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर कि गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? तो बंजर बोल सकते हैं अभी की भाषा में। और गुप्त काल में उसको क्या बोला जाता था? तो खिल्य बोला जाता था। एक जो कि बोला गया है यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, यह जो है आपका यह वह भूमि है जो मुख्य रूप से खेती योग्य या कृषि के लिए उपयुक्त था। एक जो है आपका वास्तु दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, यह वह भूमि है जो रहने योग्य होती थी यानी घर बनाए जाते थे या निवास के लिए उपयोग की जाती थी। एक जो है यहाँ पे चारागाह भूमि जो कि आपका जानवरों के लिए चरेगाह जो घास यहाँ मवेशियों के चराने के लिए सुनिश्चित किया जाता था, जिसे गैपत सारा भी कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 कि सासाराम में स्थित शेरशाह मकबरा का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो देखिए सासाराम में शेर शाह के उत्तराधिकारी या शेर शाह का बेटा इस्लाम शाह के द्वारा जो है आपका कार्यकाल पूरा किया गया था। स्थित शेर शाह का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका निर्माण एक कृत्रिम झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। इस्लाम शाह के बारे में देखेंगे तो शेर शाह सूरी ने स्वयं अपनी जीवन काल में इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था। हालांकि 1545 ईस्वी में कालिंजर किले पर आक्रमण के दौरान बारूद फटने से उसकी मृत्यु हो गई और उसके बेटे और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद इसे अधूरी कार्य को पूरा कराया। एक यहाँ पे दिया गया है आपका सुलेमान कारारानी जो कि आपका सुलेमान कारारानी वंश का था और उसने 1565 से 1572 तक बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पे शासन किया और अकबर के समकालीन इसको बोलिए। एक यहाँ पे आपका मुनीम खान दिया गया है। मुनीम खान एक प्रमुख मुगल सरदार और बाद में अकबर का खाना था। वह 1560 के दशक में जौनपुर और बंगाल का गवर्नर था। अश्वें अगर शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो यह सूर साम्राज्य का संस्थापक और इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो आपका बिलीग्राम के युद्ध 17 मई 1540 के बाद दिल्ली में गद्दी पर बैठा और रोहतासगढ़ किलाए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह ने सोने के सिक्के और अशरफी का रुपया 170 ग्रेन और तांबे का जो है 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखी वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को हम्मा कहा है? तो किस वंश के साम्राज्य को हम्मा कहा है? तो पाल वंश के साम्राज्य को यहाँ पे हम्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए अरब फारसी सुलेमानी ने अपनी यात्रा वृत्तांत सिलसिलाए उत तावरीख में पाल वंश का उल्लेख जो है रुहमा या रुम्मा नाम से किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पाल वंश हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो देखिए भक्ति आंदोलन को अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत लाने का श्रेय जो है आपका रामानंद को दिया गया है। एक यहाँ पे कबीर दिया गया है। कबीर जो कौन है? तो रामानंद के चेला हैं, मतलब कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। यह एक रहस्यवादी कवि और संत थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकर रूप की पूजा किया और प्रचार किया। उन्होंने सामाजिक कुरीति और धार्मिक अखंडताओं को आम्बेडकरों के जो है करारा प्रहार किया है। एक यहाँ पे ऑप्शन तुकाराम दिया गया है। एक प्रमुख मराठी भक्ति कवि और संत थे। एक जो यहाँ पे चैतन्य दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में के एक बंगाली संत थे। उन्होंने बंगाल और उड़ीसा के कृष्ण भक्ति जैसे कि गौड़िया वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने संकीर्तन सामूहिक जप और नृत्य की प्रथा शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण किया है? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है जिनका नाम अली गुसप था, खिलजी वंश के दूसरे और सबसे शक्तिशाली शासक थे। वह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सुल्तान था जो विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। इस महत्वाकांक्षी के कारण उसने स्वयं को सिकंदर शानी की उपाधि धारण किया, जिसका अर्थ होता है दूसरा सिकंदर। एक यहाँ पे बलबन दिया गया है। बलबन के द्वारा जो है आपका वो गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था जो अपनी कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाया था।
आगे देखते हैं, एक जो है आपका फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा जो है आपका बहुत सारे जनहितैषी कार्य जैसे कि नहरों का निर्माण करवाया गया था। दीन खैरात धार्मिक विभाग की स्थापना किया गया था। एक जो है आपका MBT मोहम्मद बिन तुगलक वंश का एक विद्वान शासक था जो एक प्रयोगशाला फैशन प्रयोगात्मक फैसलों जैसे राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के लिए जाना जाता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आपका गांधी जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया है? तो देखते हैं कौन सा आंदोलन में जो है सबसे निर्मम दमन किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन में, या शबने अवज्ञा आंदोलन में, या खिलाफत आंदोलन में? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। सबसे जो है निर्मम जो है यहाँ पे दमन किया है किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अगर हम देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन देख लेंगे और शबने अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, तो मैक्सिमम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को हम क्लियर कर पाएंगे, गांधीयन इरा को हम यहाँ से मैक्सिमम को क्लियर कर पाएंगे। देखते हैं सबसे फर्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1942 में। 1857 के विद्रोह के बाद भारत छोड़ो आंदोलन वह अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन था जिसका ब्रिटिश सरकार ने सबसे क्रूर और निर्मम दमन किया। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान के बाद सरकार ने तुरंत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, हड़तालों और हिंसा के कृत्यों का जवाब ब्रिटिश ने हिंसक दमन से किया, जिसमें लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया और कई गांवों को जला दिया गया। अनुमान के मुताबिक केवल 5 महीनों में 60,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया और आधिकारिक रिकॉर्ड से कहीं अधिक ज़्यादा मारे गए। एक जो है यहाँ पे कौन सा? असहयोग आंदोलन, जो कि आपका 1920 से 1922 इसका कार्यकाल था। और रॉलेट एक्ट, जालियाबाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछता है। इसके प्रस्ताव जो है KCR दत्त ने प्रस्तावित किया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दिया, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गया। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित किया और इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। एक पॉइंट है आपका सबने अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से लेकर के 1934 तक चला। 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से और पेरिस यात्रा से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की, परंतु 1931 में गांधी इरविन समझौता के साथ है इसमें जो है विराम आया था। एक जो है आपका खिलाफत आंदोलन, इसमें देख लेंगे कि यह मुख्य रूप से तुर्की के खलीफा के समर्थक में एक अखिल इस्लाम आंदोलन था जो असहयोग आंदोलन के समानांतर चला। इसमें भी गिरफ्तारी हुई और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे के दौरान जो है विरोध प्रदर्शन में हिंसा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 64 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। और कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय हुआ था? तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय में हुआ था? तो आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान किया गया था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का अध्यक्ष आपका सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य आपका था आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना, जिसे औद्योगिकरण का विशेष जोर दिया जा सके। कराची अधिवेशन 1911 की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भोजपुर अधिवेशन की 1937 की बात करते हैं तो यह जो है आपका गांव में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू थे। एक जो है आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, जो इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 कि मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे आपका 34वां नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और इनको जो है फांसी कब दिया गया था? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था और उनके इस कार्रवाई ने 1857 विद्रोह की चिंगारी भड़काई, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो देखिए 1763 बोला गया है, जिसका आंसर जो हो जाएगा आपका मीर कासिम के द्वारा किया गया था। अगर मीर कासिम की अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो 1760 से लेकर के 1763 तक था और मीर कासिम ने ही किया था। आगे देखेंगे 68 नंबर कि यूरोप के प्रसिद्ध कीमिया युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो देखिए यूरोप का प्रसिद्ध कीमिया युद्ध जो है आपका 1853 से लेकर के कब तक लड़ा गया है? तो 1856 तक लड़ा गया है। देखिए इस किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध जो है आपका 1853 में शुरू हुआ था। यह अक्टूबर 1853 से मार्च 1856 तक चला था। इस युद्ध में रूस के विरुद्ध, देखिए किसके विरुद्ध? तो आपका रसिया के विरुद्ध कौन कौन था? तो रसिया के विरुद्ध की बात करते हैं तो आपका फ्रांस, इंग्लैंड, टर्की और सार्डिनिया एकजुट था। यह युद्ध फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय और अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जेरूसलम स्थित रोमन चर्च के पादरियों के अधिकार का सवाल उठाने के कारण शुरू हुआ था, जिसमें विरोध रूस के द्वारा किया गया। इस युद्ध परिणाम स्वरूप नेपोलियन तृतीय ख्याति चारों ओर फैली और फ्रांसीसी सेनाओं ने उसका लोकप्रिय काफ़ी बढ़ गया था। आगे बोलते हैं, नोट दिया गया है कि काबूल का कथन है कि क्रीमिया के युद्ध से इटली का एकीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 69 नंबर, एक अच्छे अवशोषक एक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन किसका है? तो एक अच्छे अवशोषक जो होता है एक अच्छे उत्सर्जक होता है, यह कथन किसका है? जैसे कि आपका किरचॉफ के नियम के। तो जैसे कि देखिए कोई ब्लैक बॉडी होता है तो ब्लैक बॉडी है तो एक अच्छे क्या है? अवशोषक है तो एक अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। एक जो है आपका न्यूटन का शीतलन नियम बोला गया है कि यह नियम बताता है कि किसी वस्तु के शीतलन जैसे कि ठंडा होने की दर उस वस्तु और उसके परिवेश आसपास के वातावरण के बीच तापमान के अंतर के समानुपाती होता है, बशर्ते यह छोटा हो, अंतर छोटा हो। एक जो है आपका स्टीफेन का नियम क्या कहते हैं कि यह नियम बताता है कि एक आदर्श कृषिनक द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र से उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा की दर उसके पूर्ण तापमान के घात के समानुपाती होता है। इसका संबंध जो है ऊर्जा उत्सर्जन की मात्रा और तापमान पे है। ऊष्मागतिकी का नियम देखेंगे तो यह भौतिकी के मौलिक नियमों में से है। ऊष्मा कार्य एंट्रोपी और प्रतिक्रियाओं की दिशा है संबंधित है, जैसे कि ऊष्मा का संरक्षण एंट्रोपी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन जो होता है आपका बढ़ जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है। देखिए ताप बढ़ने से जो है वायु में ध्वनि का वेग घटता है, यह कथन भी जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 भी जो है आपका सही है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 71 नंबर कि जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से संघन माध्यम में होता है तो प्रकाश की गति क्या होती है? तो मान लीजिए कौन सा है? ये है आपका विरल माध्यम हो गया। ये जो हो गया आपका संघन माध्यम हो जाएगा। तो जब प्रकाश जो है आपका विरल माध्यम से संघन माध्यम में, जैसे कि एयर से किसी ग्लास में जाता है तो क्या होता है? तो इसका जो है आपका इसका जो होता है आपका
देखिए, ये यहाँ दिया गया है, एक सरफेस है, एक विरल माध्यम से जैसे ही संगन माध्यम में आएगा तो यहाँ जाएगा आपका, और जो है आपका प्रकाश जो है आपका अभिलंब की ओर झुकेगा और वेग जो होता है घट जाता है, क्योंकि एयर से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जा रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखेंगे 72 नंबर कि ऑडियोमीटर किससे संबंधित है, तो ऑडियोमीटर जो हो जाएगा आपका विद्युत तीव्रता से हो जाएगा। फोटोमीटर की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता से हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पिलोमीटर की बात करते हैं तो आपका तरल पदार्थों के विशेष ग्रुप से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पायरे हेलियोमीटर की बात करते हैं तो सौर विकिरण से हो जाएगा। तो देखिए 2 3 4 1 जिसमें होगा वो सही होगा, 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखेंगे 73 नंबर कि जब लिफ्ट से ऊपर जाती है तो क्या होता है, तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। व्यक्ति के भार जो है व्यक्ति का अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जो सही हो जाएगा। जब लिफ्ट में व्यक्ति जो है आपका एक त्वरण से जाएगा तो आपका बढ़ा हुआ भार जो होता है, आपका भार जो होता है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत पावर को बढ़ाता है। देखिए विद्युत पावर को न बढ़ाता है न घटाता है, विद्युत वोल्टेज को बढ़ाता है, विद्युत वोल्टेज को कम करता है, करंट से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो 2 और 3 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखेंगे सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस की बात करते हैं तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियोन, ये सभी जो है आपका अक्रिय गैस हैं। जो अगर सबसे अधिक यौगिक बनाता है, जो यहाँ पे जेनॉन हो जाएगा सबसे अधिक यौगिक बनाता है। जेनॉन की अगर चर्चा करते, जो सबसे अधिक जो है अस्थायी रासायनिक यौगिक बनाता है, यह मुख्य रूप से आपका फ्लोरीन XFL2, XS4 और ऑक्सीजन XeO3, XeO4 जैसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ जो होता है आपका यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 76 नंबर कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पे पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पे इकाई आवेश रहता है, नहीं होगा। शून्य आवेश नहीं होगा, +2 आवेश नहीं हो जाएगा, इकाई धन आवेश रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के समूहों को हैलोजन कहा जाता है, तो हैलोजन जो हो जाएगा आपका 17 को बोला जाता है। अगर वही बात करते हैं 17 को हैलोजन बोला जाता है। उसके बाद क्या बात करते हैं वर्ग 16 को क्या बोला जाता है, तो चाल्कोजेन या ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। तो 16 को चाल्कोजेन या ऑक्सीजन परिवार बोला जाता है। 15 को क्या बोला जाता है, तो 15 को आपका निकटोजेन या नाइट्रोजन परिवार बोला जाता है। 18 को तो आपका जानबे करते हैं इनर्ट गैस बोला जाता है, या जीरो भी इसको बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे NaCl प्लस NH4Cl के पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ऊर्ध्वपातन विधि का हम उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि होता क्या है, जैसे कि देखिए ठोस से डायरेक्ट जो होता है आपका गैस में बन जाता है। जैसे देखिए ठोस से डायरेक्ट क्या बनेगा, तो गैस में बनेगा, तो ये जो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। जैसे कि कपूर हो गया, नेफेथिलीन हो गया, उसके बाद कपूर हो गया, नेफेथिलीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, एंथ्रासीन हो जाएगा, जो अलग एक प्रकार का क्या है, तो डायरेक्ट जो होता है आपका और डायरेक्ट जो है आपका ठोस से गैस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका एसिटिक अम्ल जो है आपका यहाँ पे कार्बोलिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है आपका CH3COOH होता है, जो कि आपका एक यहाँ पे एसिटिक अम्ल दिया गया है। एक जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, जो कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपका जो है पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया में यूज किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो NH3 होता है, HNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के वोल्टेज सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्टेज सेल में अगर विद्युत अपघटन के रूप में बात करते हैं तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, जो कि आपका H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 नंबर कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है, तो देखिए DPT का टीका जो होता है आपका डिप्थेरिया के लिए लगाया जाता है। पर्टूसिस या कुकुर खांसी इसको बोला जाता है, इसको लिए लगाया जाता है। और टेटनस के लिए लगाया जाता है। तो DPT ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82
क्वेश्चन नंबर 82 कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण की बात करते हैं तो आपका छोटी आंत के इलियम में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया पूछा गया है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण जो होता है आपका कहाँ से होता है। तो मेरुरज्जु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया आवश्यक रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक का है, निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए अस्थि मज्जा में नहीं होगा, ल्यूकोसाइट नहीं होगा, प्लेटलेटस नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यकृत होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा दिया गया है, अस्थि मज्जा दिया गया है। तो अस्थि मज्जा जो है वह स्थान है जहाँ रक्त कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेटस बनती है। एक जो है आपका प्लेटलेटस दिया गया है जो कि ये रक्त के छोटे घटक हैं जो चोट लगने पर आपस में चिपक कर रक्त स्राव को रोकने में मदद करते हैं। यह प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं करता है बल्कि थक्का बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। एक जो है आपका ल्यूकोसाइट दिया गया है, यह श्वेत रक्त कोशिकाओं भी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और संक्रमण से लड़ता है। एक जो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो दिया गया है आपका, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। इसका निर्माण आपका मुख्य रूप से यकृत में होता है। इस प्रक्रिया के लिए विटामिन के जो होता है आपका आवश्यक होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो है मानव वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और थायराइड बिटुमिनस हार्मोन भी जो है आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, नियंत्रण होता है। लेकिन कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है आपका पीयूष ग्रंथि से ना होकर के, कैल्सिटोनिन जो होता है आपका पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। कैल्सिटोनिन जो है आपका, कैल्सिटोनिन जो है वास्तव में थायराइड ग्रंथि में मौजूद सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है जिसका मुख्य कार्य रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करना और हड्डियों में कैल्शियम जमा करने में मदद करता है। आगे देखेंगे 86 नंबर कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम या निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ब्रीक होगा, ब्रीक के बाद कहाँ जाता है तो मूत्रवाहिनी में जाता है, मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय में जाएगा, उसके बाद मूत्रमार्ग में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 86 का सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 नंबर कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में निषेचन होता है। तो मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में निषेचन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में जो होता है आपका निषेचन होता है। यहाँ पे जो दिया गया है आपका अंडवाहिनी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए रक्त जो है आपका एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करता है। अस्थि भी जो है आपका संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी जो है आपका एक संयोजी ऊतक ही है। तो 1 2 3 तीनों जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 89 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। तो देखिए राजकोषीय नीति का उदाहरण पूछा गया है, नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कराधान नहीं है, बजट हटाइए, सार्वजनिक ऋण हटाइए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि ड्यूट ड्राफ्ट बैंक का आस क्या है। तो ऑप्शन नंबर है आयात शुल्क की अधिक दर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे निर्यात को आयात शुल्क की वापसी। ऑप्शन नंबर सी निर्यात के मामले में बाधा। ऑप्शन नंबर डी निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी। तो 90 का अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 91 नंबर कि किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो हो जाएगा आपका 1998 से 1999 में किया गया था। उस टाइम तत्कालीन वित्त मंत्री आपका यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति का सिफारिश पर किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है आपका हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। अधिनियम 1934 में प्रावधानों के तहत किया गया था। इसे केंद्रीय बैंकों की स्थापना की सिफारिश मूल रूप से आपका 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन द्वारा की गई थी, जो लोकप्रिय रूप से हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। हिल्टन यंग
समिति इस आयोग ने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की, ताकि मुद्रा और ऋण प्रणाली को सरकार के अलग प्रतिनिधि प्रबंधित किया जा सके और मौद्रिक स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। एक जो है आपका विलियम एकवर्थ समिति दिया गया है। तो इस समिति का गठन आपका 1920 में हुआ था। इसका संबंध भारतीय रेलवे के वित्त और प्रशासन की समीक्षा में थी और इसकी सिफारिश के आधार पर जो है 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था और अब जो है रेलवे बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाता है। कब से? तो 2017 से। जेम्स जाइलम समिति यहाँ पे दिया गया है एक। यह समिति आपका 1896 से 97 में अकाल के बाद नियुक्त अकाल आयोग की। इसका उद्देश्य अकाल राहत उपायों की समीक्षा करना और मौजूदा नीतियों को सुधार करना था। एक जो है आपका मैकाले समिति, जो आप जानबे करते हैं कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली समिति 1835 और 1854 में संबंधित रिपोर्ट का संबंध भारत में शिक्षा नीति और सिविल सेवा सुधारों तथा 1835 में मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो होता है आपका विश्व बैंक के द्वारा पेश की जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कीमतों के समान स्तर में वृद्धि होता है और मुद्रा में मूल्यों का क्रय शक्ति में कमी होता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। विनिमय दर में सुधार होता है जो कि नहीं होता है। तो 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला गया है? डनहिल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डनहिल कप की बात करते हैं तो किस खेल से हो जाएगा आपका डनहिल कप? डनहिल कप जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 95 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 नंबर, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो आपका 26 जुलाई को मनाई जाती है। 26 जुलाई को मनाई जाती है। यह जो है आपका 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीयों की ऐतिहासिक जीत और ऑपरेशन विजय की सफलता का एक प्रतीक है। आगे देखेंगे, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ओपेक जिनेवा में नहीं है। तो ओपेक का हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आपका वियना में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। कॉमनवेल्थ लंदन सही है। नाटो ब्रुसेल सही है। वो WTO जिनेवा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99, मुखौटा युद्ध नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेट का कि निम्न में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? जब G7 के सदस्य की बात करते हैं तो आपका इटली जो है इसमें G7 का सदस्य है। भारत भी G7 का सदस्य नहीं है। ब्राज़ील भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो G7 का सदस्य सिर्फ इसमें इटली है। G7 के बारे में कुछ देख लेते हैं। G7 एक अस्थायी देश जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका US। G6 का गठन पहला शिखर सम्मेलन आपका 15 नवंबर 1975 को फ्रांस के रेबोइलेट में आयोजित किया गया था। इसमें 6 देश शामिल थे जिसमें से ग्रुप ऑफ 6 कहा जाता था, जो फ्रांस थे, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। कनाडा जो है आपका 1976 में समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और प्यूर्टो रिको में आयोजित शिखर सम्मेलन में यह औपचारिक रूप से G7 बन गया। उसके बाद आपका G8 का विस्तार हुआ जो कि 1997 में रूस के आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद यह समूह जो है आपका 6-8 के नाम से जाने लगा। हालांकि 2014 में क्रीमिया के अवैध विलय के बाद रूस की सदस्यता जो है आपका निलंबित कर दी गई और यह फिर से G7 बन गया। नोट क्या बोला गया है कि यूरोपीय संघ भी G7 समूहों की चर्चाओं में भाग लेता है, लेकिन उसे पूर्ण सदस्य नहीं दिया जाता है। भारत, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भी जो है आपका सभी देश G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन चर्चाओं में भाग ले सकता है। इसी तरह से जो है आपका आज का चैप्टर जो होता है समाप्त होता है। सेट नंबर 8 समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको बता दें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।